दोस्तों आज टीवी चैनलों में क्रिकेट मैच की तरह रशिया और यूक्रेन की वार के बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। जब भी किसी बड़े देशों के बीच युद्ध होती है तो टीवी न्यूज चैनल, न्यूज मीडिया और जर्नलिस्ट के लिए एक पैसा कमाने के लिए एक गोल्डन मौका आ जाती है। लेकिन कोई भी टीवी मीडिया या न्यूज मीडिया में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध के बारे में सही कारण नहीं बताएंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की सही कारणों के बारे में। तो दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए इतनी इच्छुक था और क्यों यूक्रेन रशिया को चैलेंज करने के लिए इस युद्ध में उतर गया। इसका असल कारण जानना बहुत ही जरूरी है। कोई भी देश ऐसे लड़ने मरने के लिए नहीं चला जाता है, इसके पीछे बहुत ही बड़े कारण हो गए। इस तरह की लड़ने मारने वाले काम सिर्फ जिहादी लोग ही करते हैं। लेकिन क्यों यूक्रेन बिना किसी बात के लड़ने के लिए उतर गई। दोस्तों जब यूएसएसआर था तब यूक्रेन इसकी हिस्सा थी, तो यूक्रेन रशिया की पश्चिम हिस्से में होने की वजह से रशिया ने यूरोप को गैस सप्लाई करने के लिए यूक्रेन के जरिए ही अपने सारे गैस पाइपलाइन बिछाए थे। जब यूएसएसआर था तब बिना किसी प्रॉब्लम के रशिया अपनी गैस पाइपलाइन यूरोप तक सप्लाई करती थी। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया की गैस पाइपलाइन को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई और यूक्रेन एक अलग देश होने की वजह से जहां पर रशिया को बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी गैस यूरोप तक सप्लाई करती थी, अब यूक्रेन रशिया की गैस पाइपलाइन के लिए रेंट मांगना शुरू कर दिया और अब रशिया को ट्रांजिट फीस देना पड़ा। तो जितने भी गैस या ऑयल की पाइप यूक्रेन के थ्रू यूरोप को जा रही थी उसका भाड़ा यूक्रेन को अब मिलने लगी। तो अब रशिया ने यूक्रेन को ट्रांजिट फीस देना शुरू कर दिया और कई सालों तक यूक्रेन पैसा भी कमाया और साथ ही सस्ते दामों पर गैस और ऑयल की दाम रशिया से खरीदा। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत तो होती है जब रशिया ने सोचा कि आखिर क्यों यूक्रेन को फालतू में बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांजिट फीस देंगे और क्यों ना हम यूक्रेन के बाहर और ज्यादा पाइपलाइन यूरोप के लिए बिछाए और बिलियंस ऑफ डॉलर सेविंग भी करेंगे। ये तो रशिया के लिए लाइफ टाइम के लिए सेविंग तो हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सोचकर रशिया ने यूक्रेन के बाहर अलग पाइपलाइन डालना शुरू कर दिया। एक पाइपलाइन है यमल यूरो पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन यूक्रेन को बाईपास करके फ्रांस को डायरेक्ट तेल और गैस की सप्लाई करेगी। फिर एक पाइपलाइन रशिया ने बना रहा था जो कि थी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जो सीधे समुद्र के नीचे डायरेक्ट जर्मनी तक पहुंचती थी। और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है और बहुत बड़ा ऑयल और गैस की खरीदार भी वाला देश है। इस पाइपलाइन के जरिए रशिया और जर्मनी दोनों ही अपने फायदे में रहेंगे। और तो कुछ साल पहले रशिया ने तीसरी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया था जो कि है साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन, जो ब्लैक सी होकर सर्बिया, हंगरी और स्लोवाकिया होकर इटली जैसे देशों को डायरेक्ट पाइप के जरिए तेल और गैस की सप्लाई करेगी। तो रशिया का प्लान था कि 2050 तक रशिया अपने सारे पाइपलाइन यूक्रेन से हटाकर अलग समुद्र में अपना ऑयल और गैस की पाइपलाइन डालेगी, जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को फायदा होगा। हर साल रशिया अपनी गैस पाइपलाइन के लिए 35 बिलियन डॉलर यूक्रेन को भाड़ा देता था। तो दोस्तों ये रशिया का प्लान उसके लिए तो अच्छा था, लेकिन ये यूक्रेन के लिए मुसीबत थी। एक तो यूक्रेन को ट्रांजिट फीस नहीं मिलेगी और जो भी सस्ती दामों में तेल और गैस रशिया से यूक्रेन पाता था अब उसे नहीं मिलेगी। अब यूक्रेन को समझ में आ गया कि भविष्य में रशिया नई पाइपलाइन के जरिए अगर यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई करेगी तो यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत ही खतरे में चली जाएगी। इसलिए यूक्रेन ने अपने ही देश में ऑयल और गैस की खोज करना शुरू कर दिया और 2010 के आसपास यूक्रेन को भारी मात्रा में अपने देश में ऑयल और गैस की सल्काय भंडार मिलना शुरू हो गया। ये ऑयल और गैस की भंडार इतना बड़ा था कि ये नॉर्वे के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ा भंडार निकला। अब यूक्रेन ने तो इतने बड़े ऑयल और गैस के भंडार को तो खोज निकाला, लेकिन उससे तेल निकालना यूक्रेन के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो गया, क्योंकि जो भी तेल की भंडार यूक्रेन में मिले थे वो सभी सेल वाले भंडार ही थे, यानी ऑयल पत्थरों के अंदर ही मौजूद थी और सेल से ऑयल निकालने की टेक्निक सिर्फ अमेरिका और रशिया जैसे देशों के पास ही था। तो दोस्तों यदि हम देखते हैं तो यूक्रेन एक गरीब देश है और उसके पास उसकी तेल निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी नहीं है और दूसरी तरफ रशिया को टक्कर भी दे रहा था। तो यूक्रेन ने यहाँ पर अमेरिका और यूरोप की देशों की कंपनियों को तेल निकालने के लिए अपने पार्टनर भी बनाया। यूक्रेन ने कहा कि ये सारे कंपनी आए अपने देश में तेल निकाले और सभी मिलकर प्रॉफिट कमाए। सेल, एक्जॉन और बीपी जैसे कंपनी यूक्रेन के साथ एग्रीमेंट करके ऑयल और गैस की ड्रिलिंग करना शुरू कर दिए और साथ ही कुछ तेल निकालने भी शुरू कर दिए। अब दोस्तों बाजी पूरी तरह पलट गई, क्योंकि यूक्रेन की प्लान रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था और रशिया की बिजनेस पूरी तरह घाटे में आना शुरू हो गई। तो रशिया की इकोनॉमी जो इसी तेल और गैस बेचकर आता था कि 50% इकोनॉमी तेल और गैस से आती थी और उसकी 40% जीडीपी इसी सेक्टर के ऊपर निर्भर करती थी, ये सभी अब घाटे में चल
चल रही थी, तो रशिया ने यूक्रेन की इस काम को बंद करने के लिए उसके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन यूक्रेन ने रशिया की बात मानने के लिए साफ साफ मना ही कर दिया। इसकी वजह से रशिया ने 2014 में क्रीमिया के ऊपर कब्जा भी कर लिया, क्योंकि क्रीमिया के आसपास ऑयल की ड्रिलिंग भी चल रही थी। और रशिया ने क्रीमिया को कब्जा करके यूक्रेन को धमकाया कि यदि यूक्रेन और आगे बढ़ा तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन दोस्तों, जो भी अमेरिकन कंपनी तेल निकाल रहे थे उनके मुंह में अब प्रॉफिट लग चुकी थी, जिसकी वजह से उन कंपनियों ने यूक्रेन सरकार को समझाया कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए और यूरोपियन यूनियन की मेंबर भी बन जाए। इसका फायदा होगा कि नाटो रशिया से निपट लेगी और हम आपके पीछे खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने जानते थे कि यदि यूक्रेन नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता है तो आज नहीं तो कल रशिया फिर से हमला करेगी। तो उस वक्त सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाया, की वजह से अमेरिका और वेस्टर्न पावर ने मिलकर यूक्रेन में सत्ता पलट कर दी और एक कॉमेडियन को हीरो बनाया और मूवीज और टीवी शोज में लोगों को दिखाकर समझाया गया कि यही वो आदमी है जो रशिया के खिलाफ लड़ सकती है, जो रशिया के साथ टक्कर दे सकती है और यूक्रेन को एक महाशक्ति बना पाएगा। तो ऐसे मीडिया में और टीवी शोज में दिखा कर अमेरिका लोगों के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाया और उन प्रचार का नतीजा निकला कि एक अयोग्य और बिना एक्सपीरियंस वाले लीडरशिप को यूक्रेन की प्रेसिडेंट बना दिया गया और जो भी अमेरिका और वेस्टर्न पावर चाहते थे वही सब होने लगा। अब यहाँ पर तो रशिया ने क्रीमिया को तो कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर यूक्रेन ने क्रीमिया की ओर बहने वाले पानी की सप्लाई को यूक्रेन ने डैम बनाकर रोक दिया ताकि क्रीमिया में पानी की सप्लाई ना होने पाए। तो इस तरह की घटना से रशिया पूरी तरह भड़क गई। इसके बाद रशिया ने एक छोटा मिशन करके वो डैम को रशिया ने तोड़ दी। दोस्तों, इस तरह की छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो आए दिन चल रहे थे, लेकिन अमेरिका और वेस्टर्न पावर ने फिर से यूक्रेन को समझाया कि वो नाटो का मेंबर बन जाए ताकि नाटो यूक्रेन की सीमा पर हथियार और मिसाइल तैनात करके रशिया को डराएगी और यूक्रेन सुरक्षित तरीकों से अपनी ऑयल और गैस की खुदाई करेगी। यही चीज रशिया के लिए खतरनाक थी, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक तो एक तरफ नुकसान हो रही थी, दूसरी तरफ उसकी सीमा पर नाटो की मिसाइल तैनात होना शुरू हो गई। यदि कल को युद्ध शुरू होता है तो रशिया एक न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका के ऊपर दागने से पहले रशिया के ऊपर 10 मिसाइल आकर गिरेगी। उस वक्त रशिया को डिफेंड करने के लिए समय भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो भी देश रशिया के आसपास है वो सभी नाटो का मेंबर है और दुनिया जानता है कि रशिया को काउंटर करने के लिए ही अमेरिका उन सभी देशों को नाटो में मिलाया। रशिया यूक्रेन को कई बार समझाया, लेकिन यूक्रेन की प्रेसिडेंट वेस्टर्न पावर के साथ होने की वजह से रशिया के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। रशिया की मेन मकसद है कि यूक्रेन के ऊपर हमला करके उसकी सरकार को गिरा दे, अपनी पपेट सरकार को ही यूक्रेन में बैठाए। रशिया की कभी भी मकसद नहीं है कि वो यूक्रेन को कब्जा करे। रशिया का प्लान है कि यूक्रेन को तोड़कर उसके लिए एक बफर जोन बनाए ताकि नाटो की सेना उसकी सीमा पर ना आ पाए। तो दोस्तों, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका और वेस्टर्न पावर के काफी करीब है, फिर भी वो देश नाटो का मेंबर नहीं है। लेकिन जो देश रशिया के पास है वो देश नाटो का मेंबर बन रही है। आप समझ रहे हैं कि अमेरिका हमेशा ही रशिया को टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से आज रशिया यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों, ये था कुछ कारण जिसकी वजह से आज रशिया यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।